नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी से। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे आगरा से, जहां पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बता दें, ये तस्वीर आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रही है। दिल छू लेने वाली ये तस्वीर सामने आई है आगरा से, जो आपको बताते चलें कि पूरा मामला है आगरा के लोहा मंडी में महिला थाने के हेल्प डेस्क का। यहाँ पर बैची महिला पुलिसकर्मी सातवीं सेंगर की है और यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को सातवीं सेंगर के द्वारा जब देखा गया कि एक बुजुर्ग महिला परेशान दिख रही थी, तब उस बुजुर्ग से पूछा गया तो महिला के द्वारा बताया गया कि उसके 3 बेटे हैं और तीनों ने उसको घर से निकाल दिया है। इतना सुनते ही महिला पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग महिला को अपने पास बिठाया, उन्हें पानी पिलाया और उनकी सेवादारी की। और बिजनौर से खबर है, जहां बीजेपी नगर अध्यक्ष के भाई राजीव गुप्ता को स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है ये गोली उनके पैर में लगी और घायल को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। तारा कोतवाली शहर बिजनौर की नई बस्ती का यह मामला है। शहर बिजनौर नई बस्ती निवासी राजीव गुप्ता जी के पैर में गोली लगी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची, हम लोग भी सब अस्पताल आए। इनका कहना है कि 2 संदिग्ध लड़के थे जिनके लिए हल्ला मची थी कि इनको पकड़ो पकड़ो। उनको रोकने का इन्होंने प्रयास किया, स्कूटी पर स्वयं थे ये। इनका यह कहना है कि उसने पीछे मुड़ के एक ने गोली चला दी जो इनके पैर में निचले हिस्से में लगी है। पैर में ये सुरक्षित हैं, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारी टीम लग गई है, जो भी इनकी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अगली कार्रवाई। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में पिछले 5 दिनों से उद्धव ठाकरे गुट के विधायक कैलाश पाटिल किसानों को फसल बीमा और अनुदान के पैसे के लिए किसानों को मिलने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। इस मामले पर किसानों का यह कहना है कि जब तक अब कैलाश पाटिल अनशन से नहीं उठते हैं, तब तक हम भी पानी से बाहर नहीं निकलेंगे और इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। आपले लाडके आमदार कैलासदादा पाटील हे शेतकऱ्याच्या न्याय हक्कासाठी आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी पीक विमा आणि गोगलगाय अनुदान असेल, प्रोत्साहनपर अनुदान असेल, या जिल्ह्यामध्ये यांनी जे आमरण उपोषण चालू केलेलं आहे याबद्दल आम्ही आज पाडोळी व पाडोळी परिसरातील सर्व शेतकरी मिळून आज या तलावामध्ये एक इशारा म्हणून प्रशासनाला, या निस्तावलेल्या प्रशासनाला आणि अनैसर्गिक म्हणतो मी तर याला, या अनैसर्गिक प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आणि यांना झोपेतून उठवण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी इशारा म्हणून आम्ही या पाडोळी साठवण तलावामध्ये आज आम्ही आंदोलन करतो। जवळपास 100-1 शेतकरी यांनी आम्ही असं बसून ठरवलं की आपण कैलासदादा पाटील हे एकटेच नसून आपण सुद्धा आपल्यासाठी तो माणूस न्याय हक्कासाठी झटतोय म्हणल्यानंतर आपलं सुद्धा कर्तव्य आहे आणि आपल्यासाठीच तो माणूस असल्यामुळे आम्ही आज त्यांच्यासाठी आमरण उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आज या तळ्यामध्ये आज आम्ही आंदोलन करत आहोत। काय काय असेल आंदोलन नेमकं? आंदोलन म्हणजे आज आम्ही या तळ्यामध्ये साधारणतः प्रशासनाचा कुठलाही अधिकारी आतापर्यंत आलेला नाही आणि जोपर्यंत अधिकारी येत नाहीत, आमचं मागण्याचं निवेदन घेऊन जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही या तलावामध्ये असंच रात्रंदिवस बसून राहू त्याला पाठिंबा म्हणून। आणि दुसरी गोष्ट, या महाराष्ट्र सरकारने आपण हॉटेलमध्ये जेवायला जातो, ज्या पद्धतीनं आपण जेवणाची ऑर्डर करतो आणि वेटर आपल्याला पहिल्यांदा की कांदा लिंबूची प्लेट आणून देतं, त्या पद्धतीनं फक्त आपण जेवणाची वाट बघतो। त्या ठिकाणी 10-15 मिनिटांनं जेवण आलं जातं त्या ठिकाणी, परंतु या शासनाचं नुसती कांदा लिंबूची प्लेट म्हणजे याद्या पाठवले ते आज 15 दिवस झालं आणि जेवण यांच्याकडे जेवणच तयार नाही या प्रशासनाकडे, या शासनाकडे। मग आम्ही या कांदा लिंबूच्या प्लेटकडे किती दिवस बघत राहायचं? आणि जो आपले लाडके आमदार कैलासदादा पाटील आहेत त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आज आमरण उपोषणाला आज 6वा दिवस आहे। आज या 6व्या दिवसानिमित्त आम्ही सुद्धा ठरवलं की आपण त्यांना पाठिंबा म्हणून आज या तळ्यामध्ये और अमरावती में हवाई अड्डे का बीजेपी सांसद अनिक बोंडे ने जायजा लिया है।
जायजे के बाद बीजेपी सांसद ने बताया कि हवाई अड्डे का निर्माण कार्य तेजी के साथ करने के निर्देश दिए गए थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये आदेश दिए गए थे और इसी के बाद से काम में काफी तेजी आई है। गेल्या 2.5 वर्षात अमरावतीच्या विमानतळाचं काम ठप्प पडलेलं होतं। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जिल्हा नियोजनची बैठक घेतल्यानंतर आता 1 तारखेपासून पुन्हा एअरवेचं काम सुरू होते आणि साधारणतः 15 नोव्हेंबरपर्यंत ते काम पूर्णत्वास येईल। मी गौरवजी इथले इंचार्ज आणि MD MEDC दीपकजी कपूर यांच्याशी चर्चा केली। त्याप्रमाणे बिल्डिंगचं टेंडरसुद्धा फ्लोट झालेलं आहे आणि 15 डिसेंबरपर्यंत त्याचं सुद्धा वर्क ऑर्डर सुरू होऊन जाईल। इलेक्ट्रिफिकेशनच्या कामाचे टेंडर प्रोसेस झालेलं आहे। म्हणजे साधारणतः डिसेंबर 2023 पर्यंत इथनं त्याच्या अगोदरच इथनं फ्लाईट सुरू होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही। कारण देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री यांनी पूर्ण ग्रीन सिग्नल दिला आहे की कुठेही निधीची कमी पडणार नाही आणि त्यामुळं अमरावती ते मुंबई, अमरावती ते पुणे हा मार्ग सुनिश्चित करण्याची सुद्धा विनंती एव्हिएशन मंत्र्यांना केली आहे। यासोबतच आपण 2 प्रपोजल मूव्ह करतोय। एक म्हणजे इथे एव्हिएशन अकॅडमी व्हावी आणि त्याचप्रमाणे एव्हिएशन हॉस्पिटॅलिटीचं सेंटरसुद्धा, एज्युकेशन सेंटरसुद्धा व्हावं, ज्यामध्ये अमरावती विद्यापीठाचा पण रोल असावा। आता गती वाढलेली आहे, लवकरात लवकर हे काम। गेल्या 2.5 वर्षात अमरावतीच्या विमानतळाचं काम ठप्प। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। ये प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने आगामी 2023 के नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये कहा कि अगर सामान्य सीट रही तो वो चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि देश में प्रजातंत्र है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, फिर भी नगर की जनता उन्हें वोट रूपी आशीर्वाद देकर चेयरमैन बनाती है तो लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। रहेगी कि मैं सामान्य सीट रही और कांग्रेस ने हमको टिकट दिया चेयरमैनी का, तो मैं कांग्रेस का प्रबल कैंडिडेट चेयरमैन का होऊंगा और मैं जनता हमें सामान्य लड़ेंगे। वैसे प्रजातंत्र राज्य है, हर कोई लड़ने का अधिकार है। अगर जनता ने हमको करेगी, हमको फिर से दोबारा से वोट देगी और हमको सम्मान देगी तो मैं फिर से लड़ूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जनता को जो पिछले कार्यकाल किए, आपकी और उससे ज़्यादा बेहतर कार्य करूंगा मैं। मेरी भूमिका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित किया है। इस चिंतन शिविर में देश की आंतरिक सुरक्षा और राज्यों के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा और दीपावली समेत कई अन्य उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। साथ ही पीएम ने देशवासियों को आगामी त्योहारों की बधाई दी है। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें,
एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। और जनसंपर्क के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों को हिदायत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब ये नहीं चलेगा कि अगर खबर छपी तो आप अच्छे से पढ़िए और अगर खबर गलत है तो हमें बताइए, लेकिन अगर सही है तो उस पर कार्रवाई करिए, तुरंत एक्शन लीजिए वरना हम आप पर एक्शन लेंगे। सीएम ने अधिकारियों को यहां पर कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। लोग बैठे होंगे, आज मैंने बिठाया यहां भी और वहां भी। जमाना बदल गया है, हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए। और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं, कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। खबर पढ़ो और देखो। अभी मैंने देखा भोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है, लेकिन आई वो 500 रुपया ले लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। अब इस पे आप ध्यान नहीं दोगे, कौन ध्यान देगा? जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए, गड़बड़ और तुरंत पकड़ो। इसके बिना चीजें ठीक नहीं होती। फिर अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना आपकी। कई चीज अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना। कौन का काम है ये? कोई अकेले राघवेंद्र का काम थोड़ी है। हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है। जिले में अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी है। नवाचार कर रहे हैं, जनता में आए, आपकी ड्यूटी है। अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें कार्रवाइयां भी की और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उनके साथ कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल में रहना होगा। बताया जा रहा है कि न्यायिक रिमांड की ये अवधि 10 नवंबर को पूरी हो रही है और परिवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की पूछताछ में समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर ईडी की ओर से बताया गया कि तीनों अभियुक्तों से उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने के लिए आए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण के खिलाफ सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मजदूरों का हो रहा शोषण रोकने की मांग की गई है। साथ ही साथ दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा देने के साथ साथ मजदूरों के कार्य के दौरान जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने की भी मांग उठाई गई। इस दौरान दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में नारेबाजी भी की है।
सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन के अध्यक्ष उमेद राम और प्रगतिशील युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से अपने बयान में कहा है कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश समेत अन्य बाहरी राज्यों से आकर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से और अन्य जगहों से लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार मजदूरों दुर्घटना से मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए श्रम लेबर कोड द्वारा। और दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर मर रहा है उनको कोई सरकार की तरफ से, ना ठेकेदार की तरफ से, कोई या मकान मालिक की तरफ किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत लगातार हो रही है, दर्दनाक मौतें हो रही हैं। क्या मांगे सरकार से? मांग यह है कि हमें जो मजदूर मर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का निर्माण कर रहा है, वो उत्तराखंड का निर्माण कर रहा है, तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मुआवजा दिया जाए। हालिया घटनाक्रम में क्या मामला है? उसमें क्या है कि जो मजदूर जो पूल में काम कर रहे थे बागेश्वर में सरयू नदी के ऊपर, छुट्टी का दिन था, दिवाली के दिन सारी दुनिया में, पूरे भारत में छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन मजदूर को ठेकेदार से काम कराया जाता था बिना सुरक्षा उपकरणों के। अगर उनको बेल्ट बदी होती तो वो मजदूर कभी उनकी जान नहीं जाती। तो इस तरह से काम कराया जाए, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही है उत्तराखंड में। यहाँ हमने हमारे उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है कि श्रम विभाग में जो भी योजनाएं आती हैं वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और हमें मजदूरों को, जो उत्तराखंड राज्य में असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं, उनको असुरक्षित तरीके से ठेकेदार लोग उनसे काम करा रहे हैं और बहुमंजिली इमारतों में काम कराया जाता है बिना सेफ्टी के आधार पर, बिना हेलमेट के आधार पर और बिना सेफ्टी शूज़ के आधार पर। और अगर बागेश्वर में जो 2 मजदूरों की मौत हुई है पुल में पेंटिंग करते वक्त, और जबकि दीपावली का दिन था और राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है और उन्हें दीपावली के दिन काम कराया जा रहा था, और उनके अगर सेफ्टी बेल्ट होता तो सेफ्टी बेल्ट उनके पास होता तो उनकी शायद जान बच सकती थी, और क्योंकि उनके पांव फिसलने से सरयू नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई। किसको ज्ञापन दिया? और हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, और एसएसपी बागेश्वर और श्रम आयुक्त हल्दानी और कुमाऊं कमिश्नर और जी को ज्ञापन भेजा है। और हम मांग करते हैं कि सेफ्टी के साधन मुहैया कराए जाएं श्रम विभाग द्वारा, और असंगठित क्षेत्र में सभी ठेकेदारों को जो है सुरक्षित तरीके से मजदूरों से काम। और हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मिनी बैंक के मालिक से लूट करने की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बहादुराबाद थाना परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि 15 अक्टूबर को वादी विनोद ने तहरीर दी कि 14 अक्टूबर को शाम 8 बजे वो अपने पंजाब नेशनल बैंक के मिनी बैंक से घर जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसके साथ लूट की वारदात हुई है। हरिद्वार में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और उन्हें रोककर तमंचा दिखाकर पैसे और अन्य दस्तावेजों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस बैग में करीब 1,22,530 रुपए नकद और कुछ दस्तावेज थे। एसपी सिटी ने बताया है कि तहरीर के आधार पर इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए थाना और एसओजी की कुल 4 टीमों को गठित किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 तारीख को हुकुम सिंह चौहान एक मोंगला के रहने वाले, इनके मिनी बैंक चलाते हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि इनसे 1,22,000 के आसपास 4 लोग आए थे, संदिग्ध लोग, जो लूटपाट करके नहर पटरी से किए हैं। इस सूचना पे रात्रि में ही जब उनके द्वारा मौखिक सूचना दी गई थी तो उस पर तुरंत टीम का मूवमेंट कराया गया और सिटी में भी चारों तरफ मैसेज कर दिया गया था कि इस तरह की बाइक और संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल और उनकी चेकिंग करें। इसके बाद एएसपी मैम के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया जो सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के जो संदिग्ध अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें। इसमें एक टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी और एक टीम जो पुराने 5 साल में इस तरह की लूट को अंजाम दिए थे उस तरह के अपराधियों के डिटेल खंगाल रही थी और उनको बुला के पूछताछ कर रही थी। बाकी 2 टीम लगातार क्षेत्र में मूवमेंट कर रही थी और आसपास के जनपदों में भी उनका मूवमेंट रहा और लोगों से जो भी वहाँ पे आपराधिक किस्म के थे उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे।
इसी बीच कल शाम को एक सूचना मिली कि जो लोग यहाँ पे लूट किए थे उन्हीं से मिलते जुलते लोग कलियर से बहादुराबाद की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।